हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए जो हमारा सिलेबस है वहाँ पे साहित्य सिद्धांत दिया हुआ है। उस साहित्य सिद्धांत में तीन चीजें पढ़नी है: काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। तो इसी के संदर्भ में हम 115 एमसीक्यू देखेंगे और इतने एमसीक्यू देखने के बाद आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट नहीं होंगे। इसमें जो भी एमसीक्यू हैं, जितने भी संभावनाएं बन सकती थी एमसीक्यूज की, वो सारे मैंने ऐड किए हैं। उसके बाद जो भी पीवाईक्यू है काफी कम है, दो ही पेपर अभी रिसेंट में हुआ है, तो वो दो का दो झारखंड वाला है। और उसके बाद जो टीजीटी होता है, पीजीटी होता है, एनवीएस होता है, केवीएस होता है, जितने भी टीचिंग के एग्जाम हैं वहाँ पे हिंदी थोड़े अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं और वहाँ का सिलेबस ये है। उसके बाद ये जो आपका सिलेबस है ये कहाँ का है? ये एमए। यदि आप हिंदी से एमए करते हो और हिंदी से आप बीए करते हो हिंदी साहित्य से, तो वहाँ ये चीजें आपको पढ़नी होती है और इन सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो मैंने सारे जो संभावनाएं बन सकती थी कि यहाँ यहाँ ये पेपर में पूछा गया है क्वेश्चंस, तो उन सबको मैंने देखा है। उसके बाद यहाँ पे ऐड किया है। काफी मेहनत से ये एमसीक्यू तैयार हुआ है, काफी टाइम लगता है मुझे, क्योंकि हर चीजें मुझे देखनी पड़ती है कि प्रीवियस ईयर में आखिर क्या पूछा गया है। मैं ऐसा नहीं होता है कि उठा और आ गया कि चलो क्वेश्चन कहीं से ले लेते हैं और खत्म बस कर देना है। नहीं, मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखता हूँ, तभी जो है वो अपनी मेहनत वहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद कंटेंट लाता हूँ। मेरे जो कंटेंट लाने में देरी भी इस कारण से ही होती है, क्योंकि मैं चीज़ों को काफ़ी एनालाइज करता हूँ डीपली। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, बिना एग्जाम का ट्रेंड देखे मैं कोई भी चीज़ नहीं करता। ठीक है बाकी, तो हम यहाँ पे 115 एमसीक्यू देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में भी बता देता हूँ। अ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है एमसीक्यू और ये जो थ्योरी पार्ट वाला है, ये सारा पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, पेड टेलीग्राम हमारा ग्रुप चलता है, वहाँ पे मिल जाएगा। इस संदर्भ में यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर से कांटेक्ट करिए, 94 71 96 58 40, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे इस संदर्भ में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो टॉपिक है यहाँ, वो है कि काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण। ठीक है, काव्य लक्षण का सीधा सा अर्थ हुआ कि एक जो कविता है उसके क्या लक्षण होने चाहिए। ठीक है, एक जो अच्छी कविता होती है उसके क्या लक्षण हो चाहिए, यही बताया गया है काव्य शास्त्र में। काव्य शास्त्र कहने का मतलब कविता का शास्त्र। उस कविता शास्त्र में, काव्य शास्त्र में बताया गया है कि एक जो कविता है, एक जो काव्य है, उसका क्या लक्षण आखिर होना चाहिए विभिन्न आचार्यों के द्वारा। चाहे वो पाश्चात्य आचार्य हों, चाहे वो हिंदी के आचार्य हों, चाहे वो संस्कृत के आचार्य हों, हर किसी ने काव्य लक्षण के बारे में बताया है। और इस जो नोट्स है, ये जो नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है। तो इसमें हम देखेंगे क्या, जैसे काव्य शास्त्र है ना, तो इसमें किया गया है कि जो वेस्ट के लोग हैं, वेस्ट के पोएट हैं, वो क्या सोचते हैं इस संदर्भ में। जो हिंदी के पोएट हैं वो क्या सोचते हैं इस संदर्भ में। जो संस्कृत के पोएट हैं वो क्या सोचते हैं इस संदर्भ में। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो काव्य हेतु का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, काव्य लक्षण का अर्थ समझ में आ गया। अब काव्य हेतु, अब कविता के लक्षण को तो मैंने डिफाइन कर लिया कि आखिर ये चीजें यदि एक कविता में होती है, उसको हम बोलेंगे कि ये कविता है। ठीक है,
ऐसे थोड़ी कोई भी चीज लिख के कोई लेके आया और बोला कि वो कविता है। नहीं, वो कविता नहीं कहलाएगी। उसके लिए कुछ लक्षण होते हैं जो कि विभिन्न आचार्यों के द्वारा दिया गया है। अब लक्षण तो हो गया, अब बात आती है काव्य हेतु की, कि आखिर काव्य के सृजन का क्या कारण है। इसका काव्य हेतु क्या है, हेतु मतलब कारण हो जाएगा, ठीक है। एक जो राइटर है वो आखिर रचना क्यों करता है, काव्य हेतु क्या क्या होते हैं, वो यहाँ पे पढ़ना होगा आपको। उसके बाद काव्य का प्रयोजन होता है, कि एक जो कवि है वो आखिर रचना कर ही क्यों रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। तो धन कमाना उसका उद्देश्य होता है, नाम कमाना उसका उद्देश्य हो सकता है। तो कई सारी चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है और जहां से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि आप 28 तारीख वाला पेपर देखोगे झारखंड सीजीएल का, जो कैंसिल हुआ था, वहां पे आपको मिल जाएगा कि आचार्य मम्मट के अनुसार कितने काव्य लक्षण हैं। तो आई थिंक 6 उसका आंसर होगा। मैंने इसको ऐड किया है अपने जो एमसीक्यू देखेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा ये चीजें। तो हर चीजों को मैं एनालाइज करता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, आचार्य भामा जो है वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं, और इनकी जो किताब है वो काव्य अलंकार है। ये सवाल जो है वो दोनों का दोनों पूछा गया है। आचार्य दंडी जो है उन्हें रीति का सिद्धांत का प्रवर्तक कहा जाता है, और इनकी किताब है वो काव्य दर्शन है। उसी तरह से आचार्य आनंदवर्धन है, वो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कहे जाते हैं, और इनकी जो किताबें हैं वो ध्वन्या लोक है, ठीक है, ध्वन्या लोक है। उसके बाद आचार्य मम्मट है, उनकी किताब जो है वो काव्य प्रकाश है। तो ये चारों के चारों जो सवाल है वो पूछे गए हैं, ठीक है। जो काव्य शास्त्र है उसमें एक कविता को अध्ययन करने के लिए मुख्यतः उनको 3 वर्गों में बाँट दिया जाता है, कि काव्य का लक्षण क्या है, काव्य का हेतु क्या है और काव्य का प्रयोजन क्या है। तो इस जो नोट्स है वहाँ आपको पूरा काव्य का लक्षण है, तो इस काव्य के लक्षण को हर तरीके से आपको बताया गया है, कि संस्कृत के आचार्य जो हैं वो क्या सोचते हैं। हर संस्कृत के आचार्य, जैसे आचार्य भरत मुनि का क्या कहना है, उसके बारे में यहाँ डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। मैं बार-बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। आपको नोट्स मिलेगा, वो आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। मैं एमसीक्यू के सहारे ही कर दूंगा। जैसे आचार्य भामा है, उनका क्या कहना है, और ये सवाल जो है वो यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। काफी डिटेल से मैंने यहाँ पे सारी चीजों को लिख के रख दिया है। आचार्य दंडी के अनुसार देखिए, आचार्य वामन के अनुसार, तो संस्कृत आचार्यों का क्या कहना है। उसके बाद जो हिंदी के आचार्य हैं उनका क्या कहना है। उसके बाद जैसे देखिए, हिंदी आचार्य हैं जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया, बाबू गुलाब राय हो गए, इन सब का आखिर क्या कहना है, इन सबको यहाँ मैंने डिटेल से लिख दिया है। उसके बाद आखिर जो वेस्ट के हैं, सिर्फ भारत के ही तोड़े, वेस्ट के पाश्चात्य जो समीक्षक है, उन्होंने काव्य लक्षण किसको माना है, यहाँ पे मैंने वह भी चीजें बता दी हैं। और इसी तरह से काव्य लक्षण को के बाद काव्य हेतु मैंने बताया है, और उसके बाद काव्य प्रयोजन मैंने बताया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से आपको सवाल पूछे जाते हैं, वही चीजें मैं आपको बस बता देता हूँ क्योंकि उतना समय है नहीं। यहाँ से सवाल काफी पूछे जाते हैं कि कौन किसकी किताब है। तो आचार्य भामा है, उनका काव्य अलंकार है, ठीक है। आचार्य दंडी है, उनका काव्य दर्शन है। आचार्य वामन है, उनका काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है, ठीक है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है। आचार्य रुद्रट है, उनका काव्य अलंकार है, ठीक है। आचार्य आनंदवर्धन है, उनका ध्वन्यालोक है। आचार्य राजशेखर है, उनका काव्य मीमांसा है। पंडित जगन्नाथ है, उनका रस गंगाधर है। आचार्य मम्मट है, उनका काव्य प्रकाश है। यही चीजें जो यदि काव्य हेतु के बाद काव्य लक्षण भी आप पढ़ेंगे, तो वहां पे भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो और कुछ किताबें हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से। जैसे आचार्य भामा काव्य अलंकार, दंडी जो है वो काव्य दर्शन, वामन जो है वो काव्य अलंकार सूत्रविधि, रुद्रक जो है वो काव्य अलंकार, आनंदवर्धन लोक, उसके बाद राजशेखर काव्य मीमांसा, पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर, आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश, दोनों सेम के सेम है। मैंने फिर से आपको बता दिया। तो इस नोट्स जो है उसको पढ़ने के बाद आप इजिली सारी चीजों को ग्रैब कर पाओगे, और इस संदर्भ में मैंने ऑलरेडी जो है वो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट भी आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा समय यहाँ पे व्यर्थ नहीं करेंगे। तो पहले जो एमसीक्यू है उससे हम अपनी जो वीडियो है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या है, तो मैंने आपको बताया
काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है कि काव्य के क्या लाभ होंगे और उसका क्या उद्देश्य होगा। आखिर हम किस उद्देश्य से लिख रहे हैं। तो हो सकता है कि पैसा कमाना हो उद्देश्य, हो सकता है कि जो अपना नाम कमाना हो उद्देश्य, हो सकता है कि अपनी जो पीड़ा है उससे छुटकारा पाना हो उद्देश्य, तो कुछ भी हो सकता है। हर चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद है कि काव्य हेतु का अर्थ क्या है? काव्य हेतु का अर्थ है कि आखिर काव्य की उत्पत्ति का क्या कारण रहा है। कोई व्यक्ति कविता लिख रहा है तो उसका कारण क्या है? मान लिया कि प्रेम है। प्रेम के कारण जैसे मीराबाई है, उन्होंने प्रेम के कारण कविताएँ लिखी, ठीक है? कविताओं को गाया। तो उत्पत्ति का कारण आखिर क्या है? एक जो कविता है उसको उसको लिखने के लिए आखिर जो प्रेरणा है वो कहाँ से आती है एक कविता में, तो उसको ही बोलते हैं काव्य हेतु, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा काव्य हेतु नहीं है? ठीक है? तो काव्य हेतु आती है प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति। ये 3 जो है वो काव्य हेतु होती है। सबसे पहले तो आप में प्रतिभा होनी चाहिए। आप में प्रतिभा रहेगी, आप में टैलेंट रहेगा, तभी आप लिख पाओगे। उसके बाद व्युत्पत्ति आती है। व्युत्पत्ति कहने का मतलब आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? आप चीज़ों को पढ़ के आपको रखना चाहिए, हर चीज़ों को। मतलब सारी चीज़ों का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप कितना भी जानकार हो, यदि आप अभ्यास नहीं करते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो सारी चीज़ें आपके लिए व्यर्थ हो जाएगी, सारी चीज़ें आप भूल जाओगे, ठीक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की परिभाषा किस निबंध में बताई है? तो उन्होंने काव्य की जो परिभाषा है, कविता क्या है? इसमें बताई है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बन जाएगा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्ति अवस्था जो है वो ज्ञान दशा कहलाती है, उस प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था जो है वो रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो है वो शब्द विधान करती है, और यही शब्द जो है वो कविता का रूप ले लेती है और उसे ही कविता कहते हैं। तो ये किसका कहना है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वहां पे कहा है कविता क्या है, उस निबंध में इन्होंने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आत्मा की मुक्ति अवस्था को क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया आत्मा की मुक्ति अवस्था को ज्ञान अवस्था कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी आचार्यों द्वारा निर्धारित काव्य लक्षण किस पर आधारित है? हिंदी जो आचार्य हैं, उनका जो काव्य लक्षण उन्होंने दिया उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसका आभास प्रतिबिंब आपको देखने को मिलता है? तो वो संस्कृत जो काव्य शास्त्र है, उनका प्रभाव देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बन जाएगा। 8वां नंबर का सवाल है कि प्रतिभावादी आचार्य जो हैं, वो किसे काव्य हेतु मानते हैं? प्रतिभावादी आचार्य हैं वैसे आचार्य जो प्रतिभा को ज्यादा बल देते हैं कि प्रतिभा ही होनी चाहिए। वो किसे मानते हैं कि सबसे जो काव्य हेतु इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? तो वो प्रतिभा है। वो मानते हैं कि प्रतिभा यदि नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे व्युत्पत्ति आप में हो, अभ्यास हो या नहीं हो, लेकिन प्रतिभा आपके पास यदि है तो आप काव्य की रचना कर सकते हैं। तो प्रतिभावादी आचार्य उन्हीं को कहा जाता है। सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगा कि कौन जो है वो प्रतिभावादी आचार्य है, कौन प्रतिभावादी आचार्य नहीं है। ये सब आपको मिलेगा नोट्स में, ठीक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पर मौलिक ढंग से विचार किया है, ठीक है? तो आपके ऑप्शन है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य विधा। तो इन्होंने काव्य लक्षण पे पूरी तरह से बात की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्त अवस्था को क्या कहा है? तो ये हृदय की मुक्त अवस्था को रस अवस्था कहा है, ठीक है? ये ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है? हृदय की जो मुक्त अवस्था है उसको रस अवस्था कहा है, और आत्मा की जो मुक्त अवस्था है उसको ज्ञान दशा कहा है, ठीक है? दोनों आपको याद रखना है। काव्य हेतु में किसका अभाव हो सकता है? ठीक है? किसका अभाव हो सकता है? ये ना रहे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो रस का अभाव हो सकता है, लेकिन प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति होनी चाहिए। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। काव्य की रमणीयता किसके अंतर्गत आती है? तो ये रसात्मकता के अंतर्गत आती है। काव्य में जो रस होता है उसके अंतर्गत आती है। वह रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले वाक्य को अलंकारों और गुणों से सुशोभित हो और उचित रीति से बोले जाने पर सहृदय
सहृदय मतलब पाठक, पढ़ने वाला। सहृदय के हृदय में खाली स्थान को जगा दे, उसे काव्य कहते हैं। तो ये काव्य की परिभाषा है। तो सहृदय के जो हृदय है, माने पाठक है, उसके हृदय में क्या जगा दे, तो उसके हृदय में रस जगा दे, उसे कविता कहते हैं। ठीक है। काव्य की आत्मा क्या है? काव्य की आत्मा रस को माना गया है, ऑप्शन नंबर ए। संस्कृत की किस काव्य परिभाषा को आचार्य मम्मट ने उपयुक्त माना है? तो आचार्य मम्मट के अनुसार जो रस सिद्धांत है उसको वो मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काव्य हेतु का कौन सा तत्व मन की एकाग्रता को दर्शाता है? तो समाधि। आप जब काव्य रचना करने जाते हैं तो उसके लिए आपको एकाग्रता की जरूरत होती है, आपको शांति की जरूरत होती है, आपको समाधि की जरूरत होती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चिंतामणि भाग एक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। काव्य हेतु के लिए निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य कारक है? काव्य हेतु के लिए कौन अनिवार्य है? प्रतिभा, रस, अलंकार या विभास विभाव। तो हमने बताया कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर होगा, प्रतिभा। 20वां नंबर का सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता को क्या कहा है? तो हृदय की मुक्ति अवस्था, आत्मा की मुक्ति अवस्था, ज्ञानावस्था या फिर रसावस्था। तो वो हृदय की मुक्ति अवस्था का है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। काव्य हेतु में प्रतिभा के साथ कौन से अन्य तत्व शामिल है? तो अभ्यास और व्युत्पत्ति मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ध्वनि सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो आचार्य आनंद वर्धन को माना जाता है। मैंने इसकी किताबें आपको बता दी है। भारतीय साहित्य में रस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं? मैंने किताब आपको बताई है, जो भरत मुनि है उन्हें रस सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ध्वनीय सिद्धांत का किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो रिपीट है क्वेश्चन, आनंद वर्धन के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। साहित्य में अलंकार सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो अलंकार सिद्धांत भामा का है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ध्वनि सिद्धांत के प्रमुख अंग कितने हैं? तो ध्वनि सिद्धांत के प्रमुख 3 अंग हैं, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है आनंद। ठीक है, आनंद दिलाना, तो वो रस हो जाएगा। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? तो काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। किसने अलंकार को शब्दार्थों की शोभा कहा है? जो शब्द के अर्थों की जो शोभा है वही अलंकार है, यह किसने कहा है? तो आचार्य वामन ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। किस आचार्य ने काव्य शास्त्र को काव्य का शास्त्र कहा है? तो वो आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, ऑप्शन नंबर डी। किस आचार्य ने काव्य अलंकार की परिभाषा दी है? तो काव्य अलंकार की परिभाषा जो है वो आचार्य भामा ने दी है, ऑप्शन नंबर ए। किस आचार्य ने ध्वनि के 3 प्रकार बताए हैं? तो आनंद वर्धन ने, अपना जो ध्वनि उनका सिद्धांत है। ठीक है। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? तो पंडित जगन्नाथ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि काव्य प्रकाश में रस को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? काव्य प्रकाश ग्रंथ है, उसमें रस को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो उसको कहा गया है रस काव्यस्य जीवनम। रस जो है वो काव्य शास्त्र का जीवन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आचार्य ने काव्य अलंकार के अंतर्गत 36 अलंकारों का उल्लेख किया है? यह सवाल पूछा गया है। 36 अलंकारों का काव्य अलंकार में उल्लेख किसने किया है? तो ये किसकी किताब है? तो आचार्य भामा की, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है। किस आचार्य ने काव्य शास्त्र को रस के आधार पर व्याख्यातित किया है? तो रस सिद्धांत किसका है? रस के आधार पे कौन बताएगा? तो वो आचार्य विश्वनाथ ने बताया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। किस आचार्य ने काव्य शास्त्र को ध्वनि के आधार पर व्याख्यांतित किया है? तो आनंद वर्धन करेंगे, उनकी किताब ही है ध्वनि शास्त्र। किस आचार्य ने ध्वनि के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं? तो आनंद वर्धन ने बताया है, ऑप्शन नंबर बी। रस गंगाधर किसके द्वारा रचित की गई है? तो पंडित जगन्नाथ के द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 40वां नंबर का सवाल है कि किस आचार्य ने रसो वैसह का सिद्धांत दिया है? तो वो भरत मुनि ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। किस आचार्य ने काव्य शास्त्र को ध्वनि और रस के आधार पर विभाजित किया है? तो आचार्य मम्मट ने विभाजित किया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बन जाएगा। किस आचार्य ने
काव्य अलंकार का विश्लेषण किया है? काव्य अलंकार का विश्लेषण आचार्य भामह ने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। किस आचार्य ने अलंकार को शब्दार्थों की शोभा कहा है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आचार्य वामन ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी। किस आचार्य ने काव्य प्रकाश में रस का वर्णन किया है? तो काव्य प्रकाश जो रचना है वो किसकी है? तो काव्य प्रकाश रचना है आचार्य मम्मट की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। किस आचार्य ने ध्वनि के महत्व पर विशेष बल दिया है? तो आनंद वर्धन देंगे, ऑप्शन नंबर बी। किस आचार्य ने रस गंगाधर की रचना की है? तो पंडित जगन्नाथ ने की है, ऑप्शन नंबर बी। अलंकार की परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो अलंकार की परिभाषा आचार्य भामा ने दी है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद किस आचार्य ने काव्य प्रकाश को रचा है? तो काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी। काव्य शास्त्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस आचार्य ने दिया है? तो काव्य शास्त्र का पहली बार उल्लेख जो है वो भरत मुनि है उनमें मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बन जाएगा। किस आचार्य ने रस और ध्वनि के बीच संबंध पर चर्चा की है? तो आनंद वर्धन ने की है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा। काव्य अलंकार जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो काव्य अलंकार है उसकी मुख्य उद्देश्य होता है कविता की शोभा को बढ़ाना, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है। किस आचार्य ने काव्य को शब्दार्थों का मिलन कहा है? तो आचार्य भामा ने कहा है कि काव्य जो है वो शब्द के अर्थों का जब मिलन होता है तो वो काव्य कहलाते हैं, ठीक है। काव्य में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये जो है वो काव्य शक्ति कहलाती है। काव्य शक्ति नहीं, इसको बोलते हैं शब्द शक्ति, ठीक है। ये अलग से आपका चैप्टर है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। काफी मैंने डिटेल से और काफी इजी वे में विद एग्जांपल्स आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है, तो आपको अभिधा लक्षणा और व्यंजना में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वो वीडियो आप देख लोगे, जो लिंक है वो प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका जो थंबनेल है वही लिखा हुआ होगा शब्द शक्ति, यहाँ से एक दो प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है, ठीक है। तो अभिधा लक्षणा और व्यंजना भेद जो है वो किस आचार्य ने प्रतिपादित किया? तो आचार्य मम्मट ने किया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। काव्य लक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो काव्य लक्षण का उद्देश्य होता है काव्य की परिभाषा बताना। मैंने लक्षण के बारे में आपको बता दिया है कि आखिर इसका लक्षण क्या है, इसके गुण क्या है, ठीक है। किस आचार्य ने काव्य को चार प्रमुख लक्षण बताए हैं? तो काव्य के चार प्रमुख लक्षण आचार्य विश्वनाथ ने बताए हैं, ऑप्शन नंबर डी। किस आचार्य ने काव्य की जो परिभाषा है वो काव्य यशस्य अर्थकृते कहा है? तो ये आचार्य मम्मट ने कहा है। ये जो क्वेश्चन है वो 29 कब हुआ था? नगर पालिका का पेपर हुआ था, पता नहीं, मे बी 29 को हुआ था, उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। किस आचार्य ने काव्य के चार प्रमुख लक्षण बताए हैं? तो आचार्य विश्वनाथ ने बताए हैं, अभी रिपीट हुआ। काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना है वो किसने की है? तो काव्य निर्णय ग्रंथ जो है वो आचार्य भिखारी दास है उनके द्वारा किया गया है। 59वां नंबर का सवाल है कि आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन माने हैं? ये जो क्वेश्चन है वो 28 तारीख को पूछा गया था जेएसएससी सीजीएल में, ठीक है। जो पेपर कैंसिल हुआ है वहां पे पूछा गया था, तो 6 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद वही चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है चूंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आचार्य मम्मट जो है वो प्राचीन हिंदी काव्य शास्त्र के विद्वान हैं। उन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन की चर्चा की है, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं कि वाक्य का ज्ञान बोध होना चाहिए, ठीक है। कोई वाक्य है उसका ज्ञान बोध आपके पास होना चाहिए, पदार्थ का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, उसके बाद अन्वय आपके पास होना चाहिए, उद्देश्य आपके पास होना चाहिए, अलंकार आपके पास, आशय आपके पास होना चाहिए, उसके बाद अलंकार होना चाहिए जो कि साफ काव्य निखारने में आपकी मदद करता है। आचार्य भामा जो है उन्होंने काव्य दोष की संख्या कितनी मानी है? तो काव्य दोष की संख्या इन्होंने 10 माना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। आचार्य वामन के अनुसार काव्य में उत्कृष्टता कैसे पैदा की जा सकती है? काव्य को और उत्कृष्ट कैसे बनाया जा सकता है? तो वो अभ्यास के आधार पर बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नाट्य शास्त्र किस आचार्य की कृति है? नाट्य शास्त्र जो है वो किसने लिखी है? तो आचार्य भरत मुनि ने लिखी है, मैंने कई बार बताया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बन जाएगा। आचार्य भामा के अनुसार काव्य हेतु कौन मान्य है? अभ्यास, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, ये तीनों काव्य हेतु है, लेकिन आचार्य जो क्या है, आचार्य भामा, आचार्य भामा जो है वो इन तीनों में से किस पे बल देते हैं? तो वो प्रतिभा पे बल देते हैं, ठीक है। तो वो प्रतिभावादी आचार्य हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया वो कैसे आचार्य हो जाएंगे, तो वो प्रतिभावादी आचार्य होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट जो सवाल है कि आचार्य जो दंडी हैं, आचार्य दंडी, उन्होंने काव्य हेतु किस ग्रंथ में परिभाषित किया है? आचार्य दंडी ने जो काव्य हेतु है वो किस ग्रंथ में परिभाषित किया है? तो इनका ग्रंथ क्या है? काव्य दर्शन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 65वां नंबर का सवाल है कि काव्य हेतु में कितने प्रकार होते हैं? तो काव्य हेतु के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है। अभिधा, लक्षणा, अभिधा लक्षणा बोल रहा हूँ, प्रतिभा, व्युत्पत्ति। ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, देख लीजिए। अभ्यास, प्रतिभा और व्युत्पत्ति। ठीक है, ये भूलना नहीं है आपको। भारतीय काव्य शास्त्र में मुख्य काव्य हेतु कौन कौन से है? तो प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है। 67वां नंबर का सवाल है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ में काव्य की परिभाषा दी है? तो इनकी ग्रंथ कौन सी है? चिंतामणि। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। प्रतिभावादी आचार्यों में कौन शामिल हैं? राजशेखर, दंडी, भामा, मम्मट। तो राजशेखर जो है वो प्रतिभावादी आचार्य हैं, जो मानते हैं कि प्रतिभा जरूरी है, प्रतिभा इंपॉर्टेंट है, और दोनों हो या ना हो लेकिन प्रतिभा होनी चाहिए। काव्य हेतु के किस प्रकार में प्रतिभा को प्रमुख माना गया है? तो प्रतिभावादी जो लोग हैं वो मानते हैं कि प्रतिभा ही प्रमुख है। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु के रूप में क्या स्वीकारा है? तो आचार्य दंडी ने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को स्वीकारा है, क्योंकि ये प्रतिभावादी आचार्य हैं। उसके बाद काव्य हेतु के लिए अभ्यास का क्या महत्व है? तो अभ्यास केवल उसमें सहायक होता है। ठीक है, प्रतिभा जो है वो मेन है और अभ्यास इसमें केवल सहायक होता है। आचार्य दंडी का ही यह कहना है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य का क्या लक्षण होता है? तो उसमें रस होना चाहिए। ठीक है। काव्य हेतु में समन्वयवादी जो आचार्य हैं वो कौन है? तो भामा, मम्मट, उसके बाद आपका दंडी और वामन। तो मम्मट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आचार्य मम्मट ने काव्य की किस प्रकार की व्याख्या की है? तो वो रसात्मक की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। उसके बाद आचार्य दंडी के अनुसार काव्य हेतु का प्रमुख कारण क्या है? काव्य हेतु का प्रमुख कारण क्या है? तो वो प्रतिभा है। ठीक है, प्रतिभा ही मुख्य है। आचार्य वामन ने किस प्रकार की काव्य रचना को उत्तम माना है? तो वो गुण युक्त, जो गुण युक्त काव्य है उसी को उत्तम माना है। उसके बाद 77वां है कि काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा का महत्व किसने सबसे अधिक बताया है? तो आचार्य भामक जो है वो प्रतिभा का महत्व काफी उच्च बताते हैं। काव्य रचना में व्युत्पत्ति का क्या महत्व है? व्युत्पत्ति का क्या महत्व है? तो वो व्युत्पत्ति सहायक होगा। ठीक है। काव्य हेतु किस प्रकार में प्रतिभा और अभ्यास दोनों को महत्व करती है? तो वो समन्वयवादी में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किस आचार्य ने व्युत्पत्ति की निपुणता को महत्वपूर्ण बताया है? तो वो आचार्य मम्मट ने बताया। हर चीजों का एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक है। काव्य प्रयोजन में आत्म साक्षात्कार के अर्थ को किसने महत्व दिया है? तो वो भागीरथ मिश्र ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। प्लेटो ने काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या बताया है? प्लेटो के हिसाब से काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो वो लोक मंगल की बात करते हैं। ठीक है, काव्य वही अच्छा है जो लोगों को भला कर सके, लोगों का लोक मंगल कर सके। काव्य में भव्यता और उदारता को किसने प्रमुख प्रयोजक माना है? तो लोनजाइनस। ठीक है, लोंजाइनस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बन जाएगा। व्युत्पत्ति के अंतर्गत किस विषयों का ज्ञान जो है वो महत्व होता है? तो आपको लोक का ज्ञान होना चाहिए, लोक व्यक्ति का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आपको व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के अंतर्गत आपको सारा ज्ञान होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं, उनके अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? तो आत्मानुभूति। ठीक है, अपने आप अनुभूति होती है, वही काव्य का प्रयोजन उन्होंने माना है। ठीक है। काव्य में लोक मंगल किस आचार्य ने महत्वपूर्ण माना है? तो लोक मंगल की बात प्लेटो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। काव्य प्रयोजन में व्यवहार ज्ञान के अनुसार महत्वपूर्ण है, किसके अनुसार व्यवहार ज्ञान है वो महत्वपूर्ण है? तो आचार्य जो नागेंद्र है उनके अनुसार व्यवहार ज्ञान है वो महत्वपूर्ण है। किस आचार्य ने सेवा को काव्य का प्रयोजन माना है? तो भागीरथ मिश्र ने सेवा को काव्य का प्रयोजन माना है। जो आचार्य मम्मट के अनुसार व्युत्पत्ति का कौन सा प्रकार होता है? व्युत्पत्ति का कौन सा प्रकार है आचार्य मम्मट के अनुसार? तो शास्त्रीय व्युत्पत्ति और सांसारिक व्युत्पत्ति ये दोनों हो सकती है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा आंसर। उसके बाद है कि काव्य में यश प्राप्ति को किसने महत्वपूर्ण माना है?
तो यश प्राप्ति को आचार्य मम्मट ने कहा है कि कोई भी कवि जो है वो रचना इसलिए करता है ताकि उसको यश प्राप्त हो सके, उसका नाम हो सके। काव्य में किसे सृजनात्मक का आवश्यकता माना गया है? तो वो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि सृजनात्मक आवश्यकता है, इस कारण जो कवि है वो रचना करते हैं। काव्य का मुख्य उद्देश्य किसके अनुसार सेवा है? तो अभी बताया मैंने भागीरथ मिश्र के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार काव्य का कौन सा प्रयोजन नहीं है? तो उनका मनोरंजन प्रयोजन नहीं होता है, भला कला के लिए कला ये होता है, सेवा होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। प्लेटो ने काव्य में किसे हानिकारक माना है? मनोरंजन को, मिथ्या को? तो वो मिथ्या को, झूठ को हानि वो मानते हैं, उनका हमने जो सिद्धांत है वो पढ़ा है। किस आचार्य ने निरंतर प्रयास को महत्वपूर्ण माना है? तो आचार्य राजशेखर ने निरंतर प्रयास को महत्वपूर्ण माना है, मतलब अभ्यास को महत्वपूर्ण माना है। व्युत्पत्ति का शास्त्रीय प्रकार क्या होता है? तो व्युत्पत्ति का शास्त्रीय प्रकार होता है साहित्य का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 97वां नंबर सवाल है कि काव्य में लोक मंगल किसके अनुसार महत्वपूर्ण नहीं है? क्या नहीं है सवाल है। तो लोंजाइनस उसके अनुसार लोक मंगल महत्वपूर्ण नहीं है। काव्य में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोक मंगल करे, ठीक है। किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन को 7 रूपों में विभाजित किया है? तो आचार्य जो डॉक्टर भगीरथ मिश्र है उन्होंने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। और वहीं आचार्य मम्मट है, उन्होंने 6 किया है, मैंने आपको बता दिया है। किस आचार्य ने कहा है कि व्युत्पत्ति का क्षेत्र असीमित होता है, ज्ञान का क्षेत्र है वो असीमित है? तो आचार्य मम्मट ने कहा है। उसके बाद है चाहे आचार्य रुद्रट के अनुसार व्युत्पत्ति में कौन सा ज्ञान शामिल है? तो व्युत्पत्ति में शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, लोक व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए, प्रकृति का भी ज्ञान होना चाहिए, मतलब मैंने बताया ना हर चीजों का ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर हो जाएगा। आचार्य मम्मट के अनुसार व्युत्पत्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो आचार्य मम्मट के अनुसार व्युत्पत्ति के 2 प्रकार होते हैं और 6 प्रकार प्रयोजन के होते हैं, ठीक है। किस आचार्य ने कहा है कि काव्य का उद्देश्य जो है वो लोक और शास्त्र का ज्ञान है? तो आपके ऑप्शन कहाँ गए? ऑप्शन है इस प्रकार आचार्य रुद्रट, मम्मट, राजशेखर, भागीरथ मिश्र। तो आचार्य रुद्रट ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए। किस आचार्य ने काव्य में मिथ्या अल्प की आलोचना का कारण माना है? तो ये माना है प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर ए है, आसान सा सवाल है। काव्य रचना में व्युत्पत्ति और अभ्यास का महत्व है, ठीक है। तो काव्य रचना में व्युत्पत्ति और अभ्यास का महत्व है, यह काव्य को निर्दोष बनाता है, मतलब उसमें गलतियां नहीं होगी, आपके पास ज्ञान होगा, आप अभ्यास करते हैं उस ज्ञान के अनुसार, तो गलतियों की संभावनाएं काफी कम होती है। जब आप टेस्ट प्रैक्टिस, ये टेस्ट प्रैक्टिस की तरह हो गई कि आपको आपने थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद टेस्ट लगा लिया, तो थ्योरी पढ़ के आपके ज्ञान मिल गया, व्युत्पत्ति मिल गया, अभ्यास हो गया टेस्ट लगा के। तो ऑप्शन नंबर डी उससे फायदा होगा कि आपको जो कविताएं हैं वो निर्दोष हो जाएगी, उसमें कोई भी गलती नहीं रहेगी। काव्य रचना में व्युत्पत्ति और अभ्यास का क्या महत्व होता है? तो यह क्या करती है? तो यह काव्य को निर्दोष बनाती है। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या है? फिर से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया। ये काव्य का आनंद और लाभ देना, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य लक्षणों में किसको मौलिकता का अभाव है? ठीक है, तो ये हो जाएगा मध्यकालीन युग के जो आचार्य हैं उनमें मौलिकता का अभाव मिलता है, क्योंकि वो संस्कृत के जो आचार्य हैं उनसे वो कॉपी करते हुए दिखते हैं, ठीक है। काव्य प्रयोजन का अध्ययन करने के लिए किन तत्वों पर विचार किया जाता है? तो समय, क्षेत्र और रुचियां। आखिर वो जो समय था उस समय क्या परिदृश्य था, इस पे निर्भर करता है कि काव्य का प्रयोजन क्या हो सकता है, ठीक है, किस लिए वो रचना की जा सकती है। जैसे समय है 1962 चाइना युद्ध का, तो इस समय काव्य का प्रयोजन होगा कि राष्ट्रीय भावना लाया जाए, जो भारत के लोग हैं उनमें राष्ट्रीयता की भावना लाया जाए। अब मान लिया कि समय है आजादी का, समय है भारत छोड़ो आंदोलन का, उस समय किस प्रकार की काव्य की रचना होगी जो राष्ट्रीयता की भावना लाए, आप में जोश भर दे। तो समय जो है वो काव्य प्रयोजन को इफेक्ट करता है, ठीक है। समय है आजादी का, उस समय के जो रचनाकार होंगे वो उनका उद्देश्य यही होगा कि जनता में जो वीरता का भाव लाए, ठीक है। क्षेत्र विशेष पे भी निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र से हैं, आपकी रुचियां है इस पे भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। काव्य लक्षण में किन तत्वों का समावेश होता है? तो काव्य लक्षण जो है उसमें मानवीय अनुभूति और भाषा है, इसका होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
काव्य के अध्ययन में काव्य लक्षण सबसे पहले क्यों आता है? क्योंकि जो काव्य होता है उसकी प्रारंभिक विशेषता यही है कि आप डिफाइन तो करिए कि काव्य है क्या। काव्य लक्षण में किस प्रकार की विशेषता होती है? तो उसमें व्यापकता और अंत व्यापकता का दोष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। आपका सवाल 112वां नंबर का है कि प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास को क्या कहा गया है? तो ये जो है वो काव्य निर्माण के साधक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बन जाएगा। काव्य हेतु का क्या महत्व है? तो काव्य हेतु का महत्व है कि यह काव्य निर्माण का साधक है। ऑप्शन नंबर सी। काव्य लक्षण की परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो आचार्य मम्मट ने दी है। लास्ट सवाल है 115वां नंबर के, किस आचार्य ने साहित्य को राष्ट्रीय जीवन के लिए उपयोगी माना है? तो साहित्य को राष्ट्रीय जीवन के लिए उपयोगी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे 115 सवाल देखे। उसके साथ थोड़े जो थ्योरी के पार्ट थे उनको भी मैंने डिस्कस कर लिया। मैं आपको जाते-जाते बता दूं कि ये जो पीडीएफ्स हैं, ये हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप है, उसका पीडीएफ है। इसकी जो फी है वो आपको 199 है। इसमें आपको क्या मिलेगा? तो इसमें आपको नोट्स मिलेंगे और हर चैप्टर के एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है? तो नोट्स एंड एमसीक्यू आपको हर चैप्टर के मिलेगी। इस संदर्भ में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे इस संदर्भ में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है? बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।